हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे लूट और डकैती के विषय। बीएनएस की धारा 310, क्या बीएनएस की धारा 310 जो कि आईपीसी की धारा 391, 395, 396, 399 और 402 के समरूप है। किसके समरूप है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी इस 310 में कितनी धाराएं समाहित हैं? 391, 395, 396, 399, 402 आईपीसी की डकैती। पिछले वीडियो में हमने आपको लूट के बारे में बताया। अब जो लूट है, लूट का गंभीरतम स्वरूप डकैती होता है। लूट कब डकैती बन जाती है? अंतर संख्या बल का है। तो साथियों, आइए जानते हैं लूट कब डकैती बन जाती है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, वह डकैती का अपराध हो जाता है। इसी प्रकार लूट और डकैती में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि लूट के मामले में अपराधियों की न्यूनतम संख्या निश्चित नहीं की गई है, परंतु डकैती में कम से कम 5 व्यक्ति का संयुक्त रूप से शामिल होना आवश्यक है। यही कारण है कि यदि 5 अभियुक्तों के विरुद्ध डकैती का अभियोग चलाया गया हो और उनमें से 2 को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया है, तो शेष बचे 3 अभियुक्तों को डकैती के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। परंतु यदि किसी डकैती के मामले में 5 अभियुक्तों में से 2 को संदेह का लाभ देकर छोड़ा गया, परंतु यह साबित कर दिया गया कि दोष सिद्ध अभियुक्तों के साथ कुछ अन्य अपराधी भी इस अपराध में शामिल थे लेकिन वे फरार हैं, जैसे एफआईआर हुई डकैती में 5 नामदर्ज, 10 अन्य, या इतने जो भी 3 ये थे जो दिख रहे हैं और अन्य। तो जहां अन्य की स्थिति आ जाती है, उस स्थिति में अगर 2 को दोष मुक्त भी कर दिया जाए, संदेह का लाभ दे 2 को दोष मुक्त भी कर दिया जाए संदेह का लाभ दे करके, तो भी वहां पर डकैती का अपराध लागू होगा। ऊपर वाली बात लागू नहीं होगी, जहां पर स्पष्ट किया गया था कि अगर जब डकैती में कम से कम 5 व्यक्ति संयुक्त रूप से शामिल हो, उनमें से 2 व्यक्तियों को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया जाए, तो शेष बचे 3 अभियुक्तों को डकैती के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। परंतु जहां अन्य हो साथ में, अन्य यानी और भी हो, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि और भी फरार हैं। क्या माना जाएगा? कि इस अपराध में शामिल थे, फरार हैं। कुछ अभियुक्त, कुछ अन्य अभियुक्त भी, कुछ अन्य अपराधी भी इस अपराध में शामिल थे लेकिन वे फरार हैं। तो पहचान किए गए अभियुक्तों की संख्या 5 से कम होने पर भी उन्हें डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाना पूर्णतः न्यायोचित होगा। डकैती के लिए दोष सिद्धि के पूर्व अभियुक्तों की ठीक से शिनाख्त की जाना परम आवश्यक है। यदि पहचान यानी शिनाख्त नहीं कराई गई तो अभियुक्त की दोष मुक्ति कर दी जाएगी। एक उदाहरण देते हैं आपको। लक्ष्मण राम बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में सभी अभियुक्तों ने परिवादियों के घरों में एक के बाद घुसकर डकैती की और वे विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुएं जैसे घड़ियां, आभूषण, गहने आदि लूटकर ले गए। उन्हें इस धारा के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए दोष सिद्ध करते हुए दंडित किया गया। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी विनिश्चित किया कि डकैती में लिप्त सभी अभियुक्तों को समान दंड से दंडादेश किया जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि इसमें संयुक्त रूप से कार्य कर रहे सभी अभियुक्तों का सामान्य आशय डकैती करना था। क्या था? सामान्य इंटेंशन डकैती करने का था। डकैती का अपराध प्रत्येक अवस्था में दंडनीय है। डकैती का अपराध प्रत्येक अवस्था में दंडनीय है। प्रत्येक अपराध घटित होने के पूर्व 4 अवस्थाओं से गुजरता है, जो क्रमशः उस अपराध का आशय नंबर 1, नंबर 2 तैयारी, नंबर 3 प्रयत्न, नंबर 4 अपराध की पूर्णता अर्थात कारित होने की अवस्था होती है। बीएनएस के अंतर्गत डकैती के अपराध के संदर्भ में इन सभी 4 अवस्थाओं को दंडनीय माना गया है। नंबर 1, जहां 5 या अधिक व्यक्ति डकैती करने के आशय से एकत्र या जमा होते हैं, तो उन्हें भी जमाव में शामिल होने के लिए इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। दूसरी अवस्था डकैती की तैयारी होती है, जिसके लिए प्रत्येक शामिल व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय है। नंबर 3, डकैती का प्रयत्न इस अपराध की तीसरी अवस्था होती है, जिसके लिए अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा। नंबर 4, चौथी एवं अंतिम अवस्था वह होती है जब डकैती का अपराध घटित होता है, तो यह धारा
या इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। मतलब बीएनएस की धारा 310 में ही सारी चीजें समाहित हैं। उनको सब क्लॉज 1 2 3 4 5 6 के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ज्ञातव्य है कि डकैती की तीसरी अवस्था अर्थात प्रयत्न तथा चौथी अवस्था डकैती कारित होना दोनों के लिए ही समान दंडदेय है। उल्लेखनीय है कि यह तथ्य कि डकैतों की बड़ी संख्या को देखकर घर के लोगों ने उनका कोई प्रतिरोध नहीं किया या बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया, डकैती के अपराध को चोरी में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना गया। डकैती के अपराध में दोष सिद्धि के लिए अभियुक्त की घटना स्थल पर उपस्थिति मात्र पर्याप्त नहीं है, यह भी साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने लूट या लूट के प्रयास में सहायता की थी। अब हम पढ़ेंगे लूट और डकैती में अंतर क्या है। नंबर 1, इसमें संदेह नहीं कि डकैती लूट का ही एक गंभीर रूप है, जिसमें अभियुक्तों की संख्या कम से कम 5 होना आवश्यक है, परंतु लूट में अभियुक्तों की संख्या सदैव 5 से कम होती है। नंबर 2, डकैती का प्रत्येक प्रकरण प्रथम दृष्टया लूट का मामला होता है, परंतु प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती है। डकैती का अपराध उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है। डकैती का अपराध उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब 5 या अधिक अभियुक्त संयुक्त रूप से लूट करने का प्रयत्न करते हैं और उनके द्वारा लूट को सुगम बनाने के लिए तथा हस्तक्षेप करने वालों को दूर रखने के लिए एक फायर कर देना मात्र इस धारा के अंतर्गत डकैती का अपराध पूर्ण कर देगा। क्या कर देगा? डकैती का अपराध पूर्ण कर देगा। साथियों, कुछ और हम उदाहरण बताएंगे इसी में। राजस्थान राज्य बनाम सुखपाल सिंह तथा अन्य के बाद में अभियुक्तों ने 6 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की एक शाखा लूट ली। लूट के बाद वे एक नीली एम्बेसडर कार में भाग गए जो कुछ दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ देर छिपने के बाद वे अंतोगत्वा पुलिस द्वारा पकड़े गए, यानी लास्ट में वो पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को सिद्ध दोष करके आईपीसी की धारा 395 के अंतर्गत दंडित किया, परंतु उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया। राज्य द्वारा उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाने पर उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्तों को डकैती के अपराध का दोषी पाया, परंतु उन्हें धारा 395 के अंतर्गत निर्धारित कठोर दंड देने के बजाय उनके सामाजिक स्तर एवं भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए उनमें से प्रत्येक को केवल 3000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। निवेदित है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने डकैती के अपराधियों के प्रति जो उदारता बरती वह इस प्रकार के गंभीर अपराध के लिए न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है, ऐसा पाठक का कहना है, ऐसा लेखक का कहना है। रामलखन बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य में एक डकैती में 9 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से सेशन न्यायालय द्वारा 4 की दोष सिद्धि की गई। इन 4 में से उच्च न्यायालय द्वारा 1 की दोष सिद्धि बहाल रखी गई, जबकि अन्य 3 को उन्मोचित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि एकमात्र अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित नहीं थी, क्योंकि डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। डीजे सिद्ध गणेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में अभियुक्तों के विरुद्ध रेलवे संपत्ति के प्रति डकैती करने का आरोप था, परंतु इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। क्या था? प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। केवल अभियुक्तों का ट्रक रेल की पटरी के पास खड़ा पाया गया था और उसमें 63 फिश प्लेट्स रखी हुई थी। जब पुलिस वालों ने ट्रक को रोकने के लिए कहा तो ट्रक के अंदर बैठे लोगों ने इससे इनकार कर दिया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका था कि ट्रक में पाई गई फिश प्लेटें रेलवे की ही संपत्ति थी और वे चुरा कर ले जाई जा रही थी। इसके अलावा पुलिस द्वारा ट्रक को रोकने के लिए कहा जाना था। ट्रक में बैठे लोगों द्वारा इसका प्रतिरोध किया जाना डकैती के अपराध में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। कुशो मेहतो बनाम बिहार राज्य के बाद में अभियुक्तगण जब चोरी की संपत्ति ले जा रहे थे तो उन्होंने उनका पीछा कर रहे व्यक्तियों को डराने के लिए पटाखे फोड़े। अतः उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 395 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि को निश्चित ठहराया। चमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कागज पर अभियुक्त की आकृति बनाकर उसकी पहचान परेड कराना तथा उसके आधार पर अभियुक्त को सिद्ध दोष करना उचित नहीं है। सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में 5 साक्षियों द्वारा पहचान परेड में अभियुक्तों को ठीक तरह से पहचान लिया गया था, लेकिन पहचान परेड विलंब से कराई गई थी। न्यायालय ने पहचान परेड को संदेहास्पद मानते हुए इस आधार पर की गई अभियुक्तों की दोष सिद्धि को अनुचित माना तथा अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दी। हीरा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य के बाद में पेट्रोल पंप में हुई डकैती एवं लूट के अपराध में 7 अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्धि की गई। क्या की गई? 7 अभियुक्तों के विरुद्ध
दोष सिद्धि की गई, जिसे राजस्थान राज्य न्यायालय की एकल पीठ ने उचित ठहराते हुए अभियुक्तों की अपील निरस्त कर दी। क्या की? अभियुक्तों की अपील निरस्त कर दी। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाने पर न्यायालय ने 2 अभियुक्तों की आईपीसी की धारा 395 के अंतर्गत अधीन की गई दोष सिद्धि को न्यायोचित ठहराते हुए अवगतन किया। साक्ष्य तथा अभियुक्तों की पहचान परेड में की गई शिनाख्त के आधार पर किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं की, किसी प्रकार संदेह की गुंजाइश नहीं थी। अन्य 5 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। इस बात के तथ्य संक्षेप निम्नानुसार थे। 24 जनवरी 1997 को जब लावेरी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला प्रेमचंद अपने 2 साथियों के साथ पेट्रोल पंप के ऑफिस में रात को सो रहा था, तो 7 व्यक्ति जो कि पैंट शर्ट और स्वेटर पहने हुए थे वहां आए और उन्होंने पत्थर फेंककर कार्यालय के शीशे फोड़ दिए। तत्पश्चात 3 व्यक्तियों ने परिवादी प्रेमचंद और उसके 2 साथियों को पीटना शुरू किया तथा 2 व्यक्तियों ने कैश बॉक्स को तोड़कर उसमें रखे 10-12 हजार रुपए लूट लिए। परिवादियों द्वारा शोर मचाए जाने पर भगवती प्रसाद नामक व्यक्ति वहां आया, जिसे भी डकैतों ने मारकर घायल कर दिया। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 395 का प्रकरण दर्ज कर उनका विचारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया। उनका तर्क था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन आयोजित की गई टेस्ट पहचान परेड में अभियुक्तों की शिनाख्त को सारवान साक्ष्य नहीं माना जाता, परंतु न्यायालय ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए विनिश्चित किया कि पहचान परेड अन्वेषण कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और गवाहों के बयानों की संपुष्टि के लिए इसका प्रयोग उस समय किया जाना आवश्यक हो जाता है जब साक्षी यह बयान देते हैं कि उन्होंने अभियुक्तों को अपराध कारित करते हुए स्वयं देखा, लेकिन वे उनके परिचित व्यक्ति नहीं है। अतः पहचान परेड में की गई अभियुक्तों की शिनाख्त की केवल इस आधार पर अनदेखी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह सारवान साक्ष्य की कोटि में नहीं आती। साथियों, इसी धारा में यह भी उपबंधित है कि अगर डकैती के में जब डकैती डाल रहे हैं, जब डकैती मतलब लूट कर रहे हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो उसमें अगर हत्या कर दें तो भी इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। सम्राट बनाम लश्कर के मामले में 5 डकैतों के दल ने एक मकान में डकैती की। उनमें से एक बंदूक से लैस था। डकैती करके वे लूटपाट का धन लेकर भागने लगे। घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके बीच से रास्ता बनाने हेतु बंदूकधारी डकैत ने एक व्यक्ति को गोली से मार डाला और एक अन्य व्यक्ति को घातक चोट पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि डकैती की संपत्ति ले जाते समय डकैत ने हत्या की थी, अतः उसके द्वारा की गई हत्या के लिए उन डकैतों में से प्रत्येक डकैत हत्या से डकैती के अपराध के लिए दोषी हैं, मतलब दोषी माने न्यायालय के द्वारा माने गए। बिहार राज्य बनाम अनिरुद्ध ठाकुर के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने 15-20 अन्य व्यक्तियों के साथ एक घर में घुसकर डकैती की। घर के व्यक्तियों की चिल्लाहट सुनकर गांव के लोग वहां एकत्र हो गए। यह देखकर डकैत भागने लगे। गांव वालों ने उनका पीछा किया और एक डकैत पर लाठी से प्रहार किया गया। इस पर डकैतों ने फायर किया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी गांव वालों ने एक डकैत को पकड़ लिया। अभियुक्त द्वारा गांव के मुखिया के समक्ष की गई न्यायकेतर संस्कृति की साक्ष्यों की साक्ष्य से संपुष्टि हुई और डकैती में अभियुक्त का भाग लेना सिद्ध पाया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा डकैती का आरोप संदेह से परे सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्तों को इस धारा के अंतर्गत दंडित किया गया। क्या किया गया? इस धारा के अंतर्गत दंडित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरदेव के बाद में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396/412 आईपीसी के अपराधों का आरोप था। उन्होंने अंधेरी रात में एक जगह डकैती की थी। अभियोजन साक्षियों का बयान था कि उन्होंने लगभग 150 फीट दूरी पर से टॉर्च तथा कुछ दूर जलते हुए भूसी के आग के प्रकाश में अभियुक्तों को देखा था। उन्होंने अभियुक्तों की सही पहचान की थी, परंतु न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य को विश्वसनीय न मानते हुए अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। दोष मुक्त करने का रीजन आप समझ गए हैं क्यों कर दिया। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है विवेचकों को। नसरूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 399, 402 तथा 307, 149 के अंतर्गत गांव में डकैती के प्रयास करने का आरोप था। अपीलकर्ता क्रमांक 6 व 7 एक ही गांव के थे। उनके विरुद्ध पुलिस दल पर हमला करने का आरोप था। अपीलार्थी क्रमांक 7 के पास से केवल एक लाठी बरामद हुई थी, जबकि अपीलार्थी क्रमांक 6 के पास से एक बिना लाइसेंस का अग्नि आयुध पाया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अपीलार्थी क्रमांक 7 दोष मुक्त किए जाने योग्य था, जबकि अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)
301 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया, परंतु उसकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी सजा को उतनी अवधि में परिवर्तित कर दिया गया जितनी कि वह जेल में भुगत चुका था। सुरेश चंद्र भट्टा बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में 2 अभियुक्तों के बीच बातचीत चल रही थी, जिसे एक पुलिस अधिकारी ने सुन लिया जो उस समय वहां एक चाय विक्रेता के वेश में उपस्थित था। एक अभियुक्त दूसरे अभियुक्त से कह रहा था कि पहले माल को लूटा जाए, तत्पश्चात अपराध के शिकार हुए व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा केवल पुलिस अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्तों की दोष सिद्धि को न्याय निम्नोक्त माना, क्योंकि अपराध के तथ्यों से प्रमाणित हो चुकी थी। इस धारा के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत सुलेमान बनाम दिल्ली राज्य के वाद का उल्लेख किया जाना उचित होगा। किसमें? इस धारा के अंतर्गत 399। अब लेकिन भले 310 में समाहित है, लेकिन सुलेमान बनाम दिल्ली राज्य के वाद में आईपीसी की धारा 399 का वाद है। 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कथित आरोप था कि वे डकैती की योजना बनाने के आशय से धर्मशाला में एकत्रित हुए थे। इस संबंध में अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक चांद सिंह, जो कि धर्मशाला के पास था, अपनी साक्ष्य में कहा कि जब वह वहां गया तो धर्मशाला और उसके एकमात्र कमरे में पूरा अंधेरा था और आसपास भी कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। जब वह कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था तो उसने कमरे में 5 व्यक्तियों को उस रात्रि को पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते हुए सुना। तदपि यह नहीं बता सका कि उन लोगों के बीच क्या वार्तालाप हो रही थी। इस प्रधान आरक्षक के साथ सब इंस्पेक्टर भगत राम भी था, लेकिन अभियोजन साक्षी के रूप में उसका परीक्षण नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने प्रधान आरक्षक चांद सिंह को साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रथम तो यह संदेहास्पद है कि लूट की योजना बनाते समय कमरे में बैठे अभियुक्तों ने इतनी जोर से बातचीत की हो जो बाहर खड़े प्रधानाध्यक्ष को सुनाई दे। यह भी आश्चर्यजनक है कि जब चांद सिंह ने स्वयं यह कथन किया है कि धर्मशाला उसके कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, तो फिर उसने यह कैसे देख लिया कि अभियुक्तों में से 2 पिस्तौल लिए हुए थे और अन्य तीनों के पास चाकू थे? और यह बात उसने पुलिस निरीक्षक भगत सिंह को किस आधार पर बताई? प्रधान आरक्षक के उक्त बयानों से यह स्पष्ट था कि वह झूठ बोल रहा था और उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय एवं असत्य थी। अतः इसके बयान को सच मानकर अभियुक्तों को धारा 399 402 के अधीन दोष सिद्ध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए अभियुक्तों को अपीलार्थी अभियुक्तों का अपराध सिद्ध न होने के कारण वे दोष मुक्त किए जाने के हकदार थे। क्या थे? हकदार थे। बीरबल बी चौहान तथा अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के बाद में परवादी लोकेश अग्रवाल 10 फरवरी 1992 को अपने मित्र रशीद के साथ मोटर बाइक पर पुसौर से रायगढ़ सायंकाल 7 बजे के लगभग जा रहा था, जब उसने हवाई अड्डे के निकट कोटा तलाई में 10 से 12 व्यक्तियों को लाठियों और हथियारों से लैस खड़े देखा। उन्होंने लोकेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह उनसे भाग निकला और रायगढ़ पुलिस थाने में उक्त घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई। पुलिस 4 टोलियों में उक्त घटनास्थल पर पहुंची, जहां अभियुक्तगण हथियारों से लैस बैठे शराब पी रहे थे। पुलिस ने उन्हें सरेंडर के लिए कहा, लेकिन उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके विरुद्ध 399 402 आईपीसी के आरोप में विचारण किया गया। न्यायालय ने उन्हें डकैती करने की तैयारी के अपराध का दोषी पाया और उनमें से 10 को 5 वर्ष के कारावास के दंड से दंडाविष्ट किया तथा 4 को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। अपील ने उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। इस पर अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपील में न्यायालय से प्राथमिकी कि उन्हें सरेंडर से छूट दी जाए, परंतु न्यायालय ने सभी को सरेंडर होने का आदेश यथावत रखा। अतः इनमें से 8 अभियुक्तों ने सरेंडर किया, परंतु 2 ने सरेंडर नहीं हुए। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि विचारण अदालतों द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध दिया गया निर्णय पूर्णतः वैध एवं उचित होने के कारण इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या नहीं है? हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पष्ट कर दिया गया किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो सरेंडर ही नहीं हुए हैं। इस स्थिति में नौशेरा बनाम राज के बाद में अनेक व्यक्ति गांव की बस्ती से दूर एक चूने के भट्टे के पास विभिन्न प्रकार के हथियारों से सज्ज होकर रात के समय इकट्ठे हुए। इसमें से कुछ अग्नि आयुध भी लिए हुए थे। पुलिस द्वारा ललकारे जाने पर इन सबों ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वयं का समर्पण कर दिया, परंतु उनके पास इस बात का कोई समाधानकारक उत्तर नहीं था कि उनके पास इतने सारे अवैध हथियार कहां से आए। अभियुक्तों को
आईपीसी की धारा 402 के अंतर्गत दंडित किया गया। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्ववर्ती चतुरी यादव के मामले में जहां 5 से अधिक लोग गांव के बाजार के पास एक स्कूल में आधी रात को इस परिस्थिति में पाए गए थे और उनमें से कुछ लोग हथियार से सुसज्जित थे, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर धारा 402 के अपराध से दोष मुक्त कर दिया था कि यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि बाजार के पास स्कूल जैसी सहज गोचर जगह पर कोई भी व्यक्ति डकैती के लिए इकट्ठे होने की जोखिम उठाने की हिम्मत करेंगे। परंतु पंजाब उच्च न्यायालय ने नौशेरा के मामले के अभियुक्तों की इस दलील को अस्वीकार करते हुए इस मामले को चतुरी यादव के मामले से भिन्न परिस्थितियों वाला बताया और धारा 402 के अंतर्गत की गई उनकी दोष सिद्धि को न्यायोचित माना। उच्च न्यायालय के अनुसार इस मामले में अभियुक्तगढ़ गांव की बस्ती से बहुत दूर चूने के भट्टे के पास इकट्ठे हुए थे जो अपेक्षाकृत सुनसान जगह थी, परंतु चतुरी यादव के मामले में अभियुक्त बाजार के पास के स्कूल के परिसर में जमा हुए थे। इन परिस्थितियों में नौशेरा के अभियुक्तों के प्रति यह संदेह करने का पर्याप्त कारण था कि वे डकैती के उद्देश्य ही वहां जमा हुए होंगे, अतः उनकी दोष सिद्धि उचित थी। कपिल देव डोम बनाम राज के बाद में 3 अभियुक्तों को गृह भेदन के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजारों सहित देर रात्रि को अपने घर से 3.5 मील की दूरी पर पकड़ा गया। उनसे पूछे जाने पर वे उस जगह देर रात्रि के समय अपनी उपस्थिति के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बता सके। वे अपने साथ टॉर्च तथा बिना लाइसेंस के आयुध भी रखे हुए थे। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया तथा इनमें से 2 एक मकान के आसपास टहलते हुए पाए गए। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें धारा 402 के अपराध का दोषी ठहराया गया। तो साथियों, ये कुछ हमने उदाहरण बताए किस धारा के, डकैती के धारा के। अब हम कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे कुछ, इसमें हम दंड बताएंगे। दंड सब क्लॉज किस किस में है ये हम स्पष्ट कर देते हैं। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, देखिए 310 आईपीसी की बीएनएस की धारा 310 जो कि आईपीसी की धारा 391, 395, 396, 399, 402 के समरूप है। डकैती 310 सब क्लॉज 1 जो कि डकैती को स्पष्ट करता है, डकैती के बारे में बताता है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 कहता है जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से कठिन, जो कोई आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जो कोई डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी या कठिन कारावास जिसकी अवधि कितनी रहेगी, 10 वर्ष तक की रहेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 3 क्या कहती है, यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्ति, सब क्लॉज 3 310 का सब क्लॉज 3, यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, मतलब 5 व्यक्ति डकैती डाल रहे हैं, उनमें से एक हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति यानी 5 व्यक्ति डकैती डाल रहे हैं, उनमें से एक ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो यह माना जाएगा कि 5 ही ने ही हत्या की है, यानी उस हत्या से डकैती के लिए 5 दंडित किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। सब क्लॉज 4 क्या कहता है बीएनएस की धारा 310 का, कि जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, क्या करेगा, कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, साथ में जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 5 क्या कहता है इसी का 310 का, जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दायी होगा। स्पष्ट कर दिया गया कि डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना 5 या अधिक व्यक्तियों में से। तो साथियों, जिसमें दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों। सब क्लॉज 6 क्या कहता है, 6 कहता है जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो, वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी डकैतों जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यस्ता यानी हैबिचुअल डकैत हैं, उनका काम ये डकैती करना, उनका सदस्य होना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध है, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 10 वर्ष तक का
कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 310 डकैती। अगली धारा हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 311 जो कि आईपीसी की धारा 397 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।